डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर व्यवहारवाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। उत्तर व्यवहारवाद क्या है, क्यों इसका प्रतिपादन किया गया, इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या हैं आदि प्रमुख बिंदु आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। आप इस YouTube चैनल को डॉक्टर रितेश जैन के नाम से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उत्तर व्यवहारवाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म, जैसा कि इसके नाम से हम समझने की कोशिश करें, उत्तर मतलब बाद में और इसके बाद में व्यवहारवाद के बाद में, अर्थात व्यवहारवादी क्रांति के पश्चात व्यवहारवाद में सुधार हेतु जो दृष्टिकोण प्रतिपादन किया गया, उसी दृष्टिकोण को क्या नाम दिया गया? उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया गया। कल हमने देखा कि व्यवहारवाद ने किस प्रकार परंपरावादी राजनीति विज्ञान के विरुद्ध, अर्थात आदर्शवादी राजनीति विज्ञान के विरुद्ध एक परिवर्तन, एक सुधार हेतु एक क्रांति का आह्वान किया और इस काम को डेविड ईस्टन के नेतृत्व में अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों द्वारा किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये व्यवहारवादी क्रांति, व्यवहारवादी राजनीति शास्त्री जो थे, बड़े जोर शोर से एक ही धुन में एक ही उद्देश्य के साथ कार्य करने लगे। वो यह था कि राजनीति विज्ञान को वास्तव में विज्ञान बनाना है और इस हेतु अधिक से अधिक सिद्धांतों का निर्माण करना है। इस सिद्धांतों के निर्माण के लिए नई नई अध्ययन प्रविधियों का प्रयोग करना है। तो जब व्यवहारवादी क्रांति से प्रेरित होकर के राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान में नई अध्ययन प्रविधियों का प्रयोग करते हुए राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण में संलग्न हो चुके थे, उन्होंने अपने आप को समाज से अलग कर लिया। वो बड़े बड़े पुस्तकालयों में बैठ करके व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने लगे या तथ्यों के आधार पर मॉडल निर्माण करने लगे, सांख्यिकीय पद्धतियों का प्रयोग करके नई नई संकल्पनाओं का निर्माण करने लगे। परंतु उन्होंने अपने आप को बाहर के समाज से, अर्थात समाज में जो उथल पुथल चल रही थी, जो समस्याएं पैदा हो रही थी, उनसे अपने आप को पृथक कर लिया। तो हम देखें 1950 से लेकर के 1970 तक 20 सालों तक व्यवहारवादी राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के उद्देश्य से दिन रात काम कर रहे थे, परंतु इस कार्य में उन्हें पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं हुई। कौन से कार्य में? अर्थात वो राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों जैसा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जैसा विज्ञान नहीं बना पाए। तो उन्होंने अपने आप को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की। और आपको जानकर के यह आश्चर्य होगा कि इस उत्तर व्यवहारवाद का जो प्रतिपादन किया गया, इस उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन व्यवहारवाद में सुधार हेतु, जो व्यवहारवादी सिद्धांत जो आया था उसमें सुधार हेतु किसका प्रतिपादन किया गया? उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। और दूसरी आश्चर्य की बात यह भी है कि इस उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? डेविड ईस्टन के द्वारा ही किया गया। आपको जानकारी होनी चाहिए कि डेविड ईस्टन कौन है। डेविड ईस्टन अमेरिकी राजनीति शास्त्री हैं, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, और जिन्होंने बड़े जोरदार तरीके से, धूमधाम तरीके से व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने ही अब इस आवश्यकता को समझा कि हमें अपने आप को संशोधित करने की आवश्यकता है। तो व्यवहारवाद में संशोधन का, सुधार का अगला चरण, नया चरण जो आया, उसे क्या नाम दिया गया? उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया गया। तो उत्तर व्यवहारवाद कैसे, कब आया? देखिए 1969 में, 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, अमेरिकी राजनीति विज्ञान परिषद की जो सालाना सम्मेलन हुआ, उस सालाना सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डेविड ईस्टन महोदय द्वारा की गई। और उन्होंने अपने उद्बोधन में इस बात को कहा कि व्यवहारवाद अपने उद्देश्य की प्राप्ति में पूरी तरह से असफल रहा है, अतः हमें अपने आप को संशोधित करना होगा, अपने आप को परिमार्जित करना होगा, अपने आप को सुधार करना होगा। और वह सुधार हमारे सामने किस रूप में आया? उत्तर व्यवहारवाद के रूप में आया। क्योंकि जिस प्रकार व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान में मूल्यों के भूमिका को पूरी तरह से क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। अर्थात उन्होंने माना कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? मूल्य है। ऐसा कौन मान रहे हैं? व्यवहारवादी क्रांति के प्रतिपादक मान रहे हैं।
कुछ समय बाद उनको ये लगा कि ऐसा नहीं है, राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण में तथ्यों के साथ साथ तथ्यों के बराबर किसकी भी भूमिका है, मूल्यों की भूमिका है। तो ये तथ्य मूल्यों के बीच में जो विवाद चला आ रहा था, जैसे विवाद किस रूप में कि परंपरावादी मूल्यों पर आधारित थे, व्यवहारवादियों ने इन मूल्यों को अस्वीकार कर दिया और व्यवहारवादी पूरी तरह से किसकी बात करने लगे, तथ्यों की बात करने लगे। तो उत्तर व्यवहारवाद ने इन दोनों के बीच में एक समन्वय का कार्य किया कि उत्तर व्यवहारवादियों ने इस बात के ऊपर बल दिया कि तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी हमें अपने अध्ययन में शामिल करना होगा। और दूसरी बड़ी बात ये कही कि हमें जो भी सामाजिक अनुसंधान करना है या हमें जो भी शोध करना है या हमें जो भी सिद्धांत का निर्माण करना है, वो अपनी प्रासंगिकता को, अपनी उपयोगिता को, कि इस शोध के परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे वो निष्कर्ष समाज की समस्याओं के समाधान में कितना योगदान दे पाएंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए राजनीति शास्त्रियों को अपना अनुसंधान करना चाहिए, अपना अध्ययन करना चाहिए, अपना रिसर्च करना चाहिए। तो इन दो मुख्य बातों के आधार पर ही व्यवहारवाद में सुधार हेतु अगला चरण जो आया, सुधार हेतु अगला कदम जो आया, उसी को क्या नाम दिया गया, उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया गया। और ये उत्तर व्यवहारवाद 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, जिसकी अध्यक्षता डेविड ईस्टन द्वारा की गई थी, उनके उद्बोधन में, उनके भाषण में इस उत्तर व्यवहारवाद का आह्वान किया गया। तो उत्तर व्यवहारवाद बेसिकली एक सुधार का प्रयास है। यह व्यवहारवाद का विरोध नहीं करता, यह व्यवहारवाद को अस्वीकार नहीं करता, अपितु यह व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करता है और साथ ही उसमें सुधार करने की भी बात करता है। और वो सुधार किस प्रकार से करता है, इसकी मान्यता क्या है, तो इसको हम आगे देखें। व्यवहारवाद क्या है, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से बना सकते हैं। उत्तर व्यवहारवाद में सुधार हेतु प्रयास है। उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद इसमें सुधार हेतु, व्यवहारवाद में सुधार हेतु प्रयास है, जो कि अपने शोध को किसके संदर्भ में, सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में। क्योंकि जब व्यवहारवादी अपना काम कर रहे थे तो उसी समय अमेरिकी समाज में कई सारी समस्याएं खड़ी हो रही थी, विश्व में कई सारी समस्याएं खड़ी हो रही थी। जैसे हम देखें परमाणु युद्ध का भय, 1950 में पहली बार हम देखें इस दशक में परमाणु बम का प्रयोग किया गया। दुनिया के दूसरे देशों ने भी इस परमाणु बम को प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। तो दुनिया में परमाणु युद्ध का भय था। हम देखें अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ चुका था, आर्थिक मंदी की समस्या थी, वियतनाम संकट हमारे सामने था। इसके अलावा हम देखें कि विश्व में कई देशों में तानाशाही शासन प्रणालियों का उदय हो रहा था। तो इस प्रकार की कई गंभीर चुनौतियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूद थी। इन चुनौतियों का कोई समाधान किसके पास नहीं था, व्यवहारवाद के पास नहीं था। तो व्यवहारवाद में सुधार हेतु प्रयास जो कि किस बात पर बल देता है कि सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में क्या करना चाहिए, शोध करना चाहिए। समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखकर शोध करना है और साथ ही तथ्यों के साथ साथ किसकी भूमिका स्वीकार करनी है, मूल्यों की भूमिका स्वीकार करनी है। तो इस सिद्धांत को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, इस सिद्धांत को हम उत्तर व्यवहारवाद का नाम दे रहे हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में वह सिद्धांत है जो कि व्यवहारवाद में सुधार हेतु प्रयास है, जिसके माध्यम से सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में शोध करने पर बल दिया गया और तथ्यों के साथ साथ मूल्यों की भूमिका को भी आवश्यक माना गया। उसी सिद्धांत को हम उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। इसको आप नोट कर लें, परीक्षाओं में इसकी परिभाषा पूछी जाती है, इसका अर्थ पूछा जाता है। हमें उत्तर व्यवहारवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो परिस्थितियां कौन सी हैं, वो कारण कौन से हैं जो उत्तर व्यवहारवाद के उदय के लिए उत्तरदायी हैं। तो देखिए साहब, उत्तर व्यवहारवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारण, रीजन्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो हम देखें उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों में प्रमुख कारण यह है कि यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि व्यवहारवादियों ने लंबे समय तक जो कार्य किया उस कार्य का कोई परिणाम नहीं निकला। अर्थात वो जो राजनीति विज्ञान को वास्तव में विज्ञान बनाना चाहते थे, नए नए राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करना चाहते थे, उस स्तर के सिद्धांत निर्माण करने में यह पूरी तरह से क्या रहे, असफल रहे। इसके अलावा हम देखें कि व्यवहारवादियों ने एक भूल की। वो भूल क्या थी कि राजनीति विज्ञान जैसे समाज विज्ञान को वह प्राकृतिक विज्ञानों की भांति अमूर्त विषय मानने लगे, जो कि संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान जैसे समाज विज्ञान में हम व्यक्ति का, समाज का अध्ययन करते हैं जो कि निरंतर परिवर्तनशील है। तो इस कारण भी हम राजनीति विज्ञान को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जैसा प्राकृतिक विज्ञान नहीं बना सकते। तो इस कारण भी
किसका उदय हुआ? उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की एक कमी जो थी वो ये थी कि व्यवहारवादियों ने तकनीकी प्रयोग पर अत्यधिक बल दिया, और तकनीकी प्रयोग पर अत्यधिक बल देने के कारण जो सार था, जो हम देखें कि लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य को उन्होंने भुला दिया और सिर्फ तकनीकों, नई नई तकनीकों के प्रयोग को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया, जिससे राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण का जो उद्देश्य था वो सिद्धांत निर्माण का उद्देश्य तो पीछे रह गया, और वो सिर्फ तकनीकों, नई नई टेक्निक्स, नए नए मॉडल, नए नए ग्राफ्स आदि के ऊपर ही वो अत्यधिक ध्यान देने लगे। इसके अतिरिक्त हम देखें कि व्यवहारवादी अपने शोध में, अपने अनुसंधान में इतने मशगूल हो गए, इतने बिजी हो गए, इतने ध्यानस्थ हो गए कि उन्होंने अपने आसपास समाज में, देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न समस्याएं पैदा हो रही हैं, संकट, चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, उन चुनौतियों का कोई समाधान व्यवहारवादी राजनीति वैज्ञानिकों के पास नहीं था। तो ऐसे शोध का क्या औचित्य, ऐसे सिद्धांतों का क्या उपयोगिता जो हमारी समस्याओं का समाधान करने में हमारा मार्गदर्शन ना कर सके या हमारा सहयोग ना कर सके। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने इन कमजोरियों को दूर करने के लिए ही अपना कार्य शुरू किया, और इसीलिए व्यवहारवाद में सुधार हेतु किसका प्रतिपादन हुआ? उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन हुआ। अब उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख नारे थे, और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि व्हाट आर द टू मेन गोल्स ऑफ, दो प्रमुख नारे ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो साहब पहला तो उन्होंने बात कही किसके ऊपर? कर्म के ऊपर, एक्शन के ऊपर। पहला वर्ग उसका किनके ऊपर है? एक्शन के ऊपर। और दूसरी वो बात किसकी कह रहे हैं? वो बात कह रहे हैं प्रासंगिकता की, रेलेवेंस की। तो कर्म और प्रासंगिकता, कर्म का मतलब ये है कि राजनीति शास्त्रियों को समाज की समस्याओं के समाधान में क्या करना चाहिए? योगदान देना चाहिए, इसके लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। और दूसरा है कि राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकों को जो अपना शोध कार्य कर रहे हैं, जो सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे हैं, वो सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। तो ये दो सार की बात है, इन्हीं बातों को आप समझ लीजिए, उत्तर व्यवहारवाद समझ में आ जाएगा। तो उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख नारे कौन से हैं? कर्म और प्रासंगिकता। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद के दो मान्यताएं क्या हैं, प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, और इन मान्यताओं का प्रतिपादन भी डेविड ईस्टन महोदय द्वारा किया गया। और डेविड ईस्टन इन्हें प्रासंगिकता के सिद्धांत भी कहते हैं, रेलिवेंस थ्योरी भी कहते हैं, कि उत्तर व्यवहारवाद जिन मान्यताओं के ऊपर टिका हुआ है, जो आधारभूत लक्षणों के ऊपर टिका हुआ है, वो कौन कौन सी मान्यताएं हैं। तो देखिए साहब, पहली मान्यता है उत्तर व्यवहारवाद की कि प्रविधि से पूर्व सार। आप यह गौर फरमाएं कि प्रविधि से पूर्व, प्रविधि का मतलब यहाँ क्या है? टेक्निक। कि राजनीति शास्त्री अपना अध्ययन करने के लिए अलग अलग प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो तकनीक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? सार। सार का मतलब है लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब है कि हम किस उद्देश्य के लिए, किस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है, ना कि टेक्निक। तो अगर हमारा लक्ष्य सही है, अगर हमारा उद्देश्य सही है, अगर हम समाज की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम किसी भी अध्ययन पद्धति को काम में ले सकते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे अध्ययन के परिणाम स्वरूप समाज की समस्याओं का समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो प्रविधि से पूर्व सार यह है, वह प्रासंगिक सार महत्वपूर्ण होना, प्रासंगिक होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी प्रमुख मान्यता है कि उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं, एम्फेसिस ऑन सोशल चेंज। देखिए, व्यवहारवादियों के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो सामाजिक स्थिरता है, मतलब समाज में परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, रूढ़िवादिता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो आरोप परंपरावादियों के ऊपर व्यवहारवादियों ने लगाया था, अब वही आरोप किसके ऊपर लगने लगा? व्यवहारवादियों के ऊपर लगने लगा, क्योंकि वो किसी परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करते। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की इस कमी को ढूंढा और उन्होंने कहा कि हमें समाज की समस्याओं के संदर्भ में आवश्यक जो परिवर्तन है, आवश्यक जो मूल्य हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। तो सामाजिक परिवर्तन की भूमिका को उत्तर व्यवहारवादी स्वीकार करते हैं। एक तीसरा महत्वपूर्ण मान्यता है कि उत्तर व्यवहारवादी इस बात के भी समर्थक हैं, इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि समस्याओं का विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम देखें कि वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या हम देखें कि देशों में प्रमुख समस्या उभर के आई। एक तो बड़ी समस्या परमाणु युद्ध का भय, और दूसरा हम देखें अमेरिका में ही
श्वेत और अश्वेत नागरिकों के बीच में एक गृह युद्ध, सिविल वार की स्थिति पैदा हो गई। इसके अलावा हम देखें कि अमेरिका जो वियतनाम के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था, उसका कोई समाधान उसके पास नहीं था। तो इस प्रकार कई चुनौतियां अमेरिकी प्रशासन के सामने मौजूद थी और उन चुनौतियों का समाधान करने का दायित्व राजनीति शास्त्रियों के ऊपर होना चाहिए, परंतु व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने इस दायित्व को बखूबी नहीं निभाया, इस दायित्व को अपने ऊपर नहीं लिया। तो उत्तर व्यवहारवादी ने कहा कि सब ऐसे शोध की औचित्य नहीं है, ऐसे शोध की उपयोगिता नहीं है जो कि अपने समय की समस्याओं का समाधान नहीं कर सके। इसके अलावा चौथी प्रमुख मान्यता है कि उत्तर व्यवहारवादी किसकी भूमिका स्वीकार करते हैं, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार करते हैं। व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्र से मूल्यों को पूरी तरह से पृथक रखने की बात कही थी। तो ये एक बड़ी गलती थी जिसको सुधार किया किसने, उत्तर व्यवहारवादियों ने। उन्होंने कहा कि हमारे ज्ञान जो है, उस ज्ञान की इमारत जो है, ये ज्ञान रूपी भवन जो है, वो किसके ऊपर टिका होना चाहिए, मूल्यों के ऊपर, क्योंकि मूल्य हमारे मार्गदर्शक होते हैं। मूल्य हमें सही गलत के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो वही ज्ञान उपयोगी है जो किस पे आधारित है, सही मूल्यों पर आधारित है। तो इस रूप में उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों की भूमिका को स्वीकार करते हैं। बुद्धिजीवियों की भूमिका की बात भी स्वीकार करते हैं उत्तर व्यवहारवादी कि बुद्धिजीवी राजनीति शास्त्री जो हैं, जो राजनीति विज्ञान के सिद्धांत निर्माता हैं, उनकी ये भूमिका है कि वह सामाजिक समस्याओं के समाधान में आगे बढ़कर आए। अगर जानने का मतलब है, हम अगर किसी बात की जानकारी रखते हैं तो हमें वो काम करना चाहिए। तो राजनीति शास्त्री अगर किसी समस्या को समझ रहे हैं तो उसे समाधान के लिए उसे कार्य करना चाहिए, ना कि अपनी आंख मीच लेनी चाहिए, ना कि अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें बुद्धिजीवी होने के नाते समाज की समस्याओं के लिए समाधान करना चाहिए। इसके अलावा कर्मनिष्ठ विज्ञान की बात करते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी अपने आप को किससे जोड़े, समाज से जोड़े। उन्हें सामाजिक परिवर्तन हेतु, ये समाज की समस्याओं हेतु जो भी आवश्यक प्रतीत हो वो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। चाहे विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर है और उस प्रोफेसर को भी अपने आप को तटस्थ नहीं मानना है, उसे अगर कुछ गलत दिखाई देता है तो उसका विरोध करना चाहिए और इस काम में उसे नेतृत्वकारी भूमिका में आना चाहिए। तो जानने के साथ साथ उसे एक्शन भी करना है। यह बात कौन स्वीकार कर रहे हैं, उत्तर व्यवहारवादी कर रहे हैं। व्यवसाय का राजनीतिकरण का मतलब ये है कि उत्तर व्यवहारवादी इस बात के ऊपर बल दे रहे हैं कि राजनीतिक तटस्थता की सही गलत के प्रति हमें अपने विचार व्यक्त नहीं करने हैं, ऐसी तटस्थता कोई काम की नहीं है। इसका तात्पर्य व्यवसाय का राजनीतिकरण कि राजनीति विज्ञान को पढ़ाने वाले लोग जो हैं वो लोग अपनी भूमिका को समझें, अर्थात वह समाज में जागरूकता हेतु, बदलाव हेतु कार्य करें, आगे बढ़कर भूमिका निभाएं। तो ये कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं जो किस पर टिकी हुई हैं, उत्तर व्यवहारवाद के ऊपर, उत्तर व्यवहारवाद जिनके ऊपर टिका हुआ है। कई बार ये आरोप लगाया जाता है, कई बार ये कहा जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद का पुनः आगमन है। उत्तर व्यवहारवाद किसका आगमन है, परंपरावाद का पुनः आगमन है। क्यों? क्योंकि कई बार कुछ जो है वो ये भी कहा जाता है कि साहब जिस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद में किसके ऊपर बल दिया गया, मूल्यों के ऊपर बल दिया गया, और वही मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका कौन स्वीकार करता है, परंपरावाद स्वीकार करता है। जबकि ऐसा कहना उचित नहीं है, सही नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद का पूरी तरह से समर्थन नहीं करता। हाँ, वो मूल्यों की भूमिका स्वीकार करता है, साथ ही वह व्यवहारवाद की उपलब्धियों को भी स्वीकार करता है। अर्थात वह व्यवहारवाद द्वारा जो राजनीति विज्ञान का स्तर ऊंचा उठाने के लिए नई प्रविधियां काम में ली गई या जो योगदान दिया गया, उस योगदान को, तथ्यों की भूमिका को स्वीकार करता है और साथ ही उसमें व्यवहारवाद में संशोधन भी करता है। तो उत्तर व्यवहारवाद पुनः परंपरावाद की ओर लौटने का कदम नहीं है या व्यवहारवाद का विरोध करने का कदम नहीं है, अपितु ये दोनों के बीच समन्वय करता है, दोनों की अच्छाइयों को मिला करके इनके बीच परस्पर समन्वय स्थापित करता है। तो उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद का पुनः आगमन नहीं है, अपितु ये व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों में सुधार का प्रयास है। अब व्यवहारवाद की उपयोगिता क्या रही, इसका योगदान क्या है, इसका वर्तमान स्वरूप क्या है, तो हम देखें 1970 के दशक के बाद राजनीति विज्ञान में जब उत्तर व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों का काम सामने आया तो सभी राजनीति शास्त्रियों ने तथ्य मूल्यों के बीच में जो लंबी लड़ाई चल रही थी, अब इस लड़ाई का लगभग पटाक्षेप हो गया, लगभग समाप्त हो गई। अब राजनीति विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं, राजनीति शास्त्री जो हैं, उन्होंने
परंपरावाद और व्यवहारवाद दोनों की भूमिका को स्वीकार किया। दोनों के बीच एक समन्वयकारी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। तथ्यों के साथ साथ मूल्यों की भूमिका को भी स्वीकार किया जाता है और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में नई अध्ययन पद्धतियों और प्रयोग को भी स्वीकार किया जाता है। साथ ही शोध एवं सिद्धांत की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में भी रखा जाता है। तो उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध या इसके विरोध में या इसका समाप्ति के लिए कोई कदम नहीं है, अपितु इसी को आगे बढ़ाने वाला, राजनीति विज्ञान के स्तर को और ज्यादा ऊपर उठाने वाला, राजनीति विज्ञान को एक नया क्षितिज, नया आयाम देने वाला प्रयास है, जो कि आज हमें सफल रूप में दिखाई देता है। धन्यवाद। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।